हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पूरे कंप्लीट थ्योरी, साथ में डिटेल डिस्क्रिप्शंस। अगर आप इनको कर लोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। देखिए, क्विक रिवीजन है। मैं जानता हूँ कि आप पढ़ चुके होंगे सारा। वैसे सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, बट फिर भी मुझे लगा कि आपको रिवीजन करा देना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए कहीं कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग से, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेटा, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि बस डाटा को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर लेना। जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहे हैं, आप बस उसको लिख के रख लो अपने पास। उसको बोलते हैं बुक कीपिंग करना। ये रूटीन लेवल पे होता है क्योंकि डेली अपन एंट्री करते हैं इसके अंदर। और क्लेरिकल नेचर का वर्क होता है, कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। वहीं अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो बुक कीपिंग जहां पर खत्म होती है, अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है। इसमें काम होता है बेटा कि जो आपने जर्नल एंट्री बनाई होगी, अब उसको आप समराइज करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे, क्लासिफाई करोगे, ताकि उससे जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये होता है बेटा अकाउंटिंग। बुक कीपिंग सिर्फ डाटा को क्रोनोलॉजिकली लिख लेना और बाद में उसको अलग अलग करना, क्लासिफाई, ऑर्गेनाइज, समराइज, ये सारा काम अकाउंटिंग में होता है। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि डाटा को एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लेना। वहीं अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। बुक कीपिंग का स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है क्योंकि बेटा वहां पे ओवरऑल फाइनेंशियल स्थिति का पता नहीं चलता, लेकिन अकाउंटिंग में वो गैप फुलफिल हो जाती है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों क्वेश्चन कवर हो गए, दोनों का डिफरेंस भी कवर हो गया। आइए जल्दी से देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग concepts एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। देखिए, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो हमारे लिए जनरल गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको कंसेप्ट और कन्वेंशन में डिवाइड कर दिया है। लाइक गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है बेटा? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारा बिजनेस चलेगा इनडेफिनेटली। मतलब इनडेफिनेटली मतलब क्या होता है बेटा? कोई डेफिनेट टाइम के लिए नहीं है, अनंत काल तक चलता रहेगा बिजनेस, हम बंद नहीं करने वाले हैं। गोइंग कंसर्न मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने वाले हैं बिजनेस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? जो आप एक बार मेथड यूज कर रहे हो, हमेशा वही यूज करते रहोगे। एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, एक्यूरल बेसिस सिंपल सी भाषा में बात करता है। एक्यूरल बेसिस बोलता है कि अगर आज ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे आज कैश रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। मान लो कोई कस्टमर हमारी दुकान पे सामान खरीदने आया, उसने क्रेडिट में परचेस करा है, तो कैश सिस्टम बोलता है कि उसको रिकॉर्ड मत करो, पर एक्यूरल प्रिंसिपल बोलता है उसको रिकॉर्ड कर लो। ये ध्यान रखना बेटा। ये थे हमारे कंसेप्ट। अब कन्वेंशन की अगर बात करें तो इसमें कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेटिंग लॉस बट नॉट प्रॉफिट। दूसरा है बेटा इंश्योरिंग प्रूडेंस। देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपके मदर फादर को पता रहता है कि आपकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसा लगाना पड़ेगा ज्यादा, आप हायर स्टडीज पे जाओगे, तो पहले से ही वो खर्चे मान के उसके लिए अलग से सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है, उसको आज से कंसिडर नहीं करना चाहिए। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या कन्वेंशन ये बोलता है कि अकाउंटिंग में सारी बातों को फुल डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दिस फॉर्म द फ्रेमवर्क इंश्योरिंग। इससे क्या होता है? रिलायबिलिटी बढ़ती है, यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है, हम कंपेयर कर पाते हैं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट को। और इससे क्या होता है बेटा कि जो यूजर होते हैं उनको भी फायदा होता है। तो ये आपके मेन कंसेप्ट और कन्वेंशन थे, इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड है जहां पर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कम से कम दो अकाउंट पे इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल वैल्यूज। इनका प्राइमरी मेरिट क्या होता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है ट्रांजैक्शन का आपको, जिसकी मदद से आप ट्रायल बैलेंस बना पाते हो और अधिक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर पाते हो। इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस। बाद में हम उससे ट्रेडिंग अकाउंट बना के, पीएनएल अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं और बैलेंस शीट बना के
कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता कर सकते हैं। कुछ डीमेरिट्स भी है इसके, भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हर कोई इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए आपको, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए आपके पास। थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है बेटा छोटी मोटी फर्म के लिए, लेकिन इतने सब होने के बाद भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यही सही है, क्योंकि इससे फ्रॉड वगैरह रोक सकते हैं हम और बिजनेस की एक्टिविटी का जो नॉलेज मिलता है वो सही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशंस। तो बेटा अकाउंट्स को 3 टाइप में मैंने डिवाइड करा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो होता है बेटा, इसमें इंडिविजुअल, फर्म, एंटिटीज आती हैं। सिंपल सी बात है, जिनका नाम होता है, जिनकी आइडेंटिटी होती है, हम जिस पे केस कर सकते हैं और वो भी हम पे केस कर सकता है, वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या होता है बेटा, इसमें असेट्स और प्रॉपर्टीज वगैरह आती है। रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में आने वाली चीजों को डेबिट करो, जाने वाली चीजों को क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट, इसमें सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन आते हैं। रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे खर्चे और नुकसान को डेबिट करो, सारी इनकम और जो भी गेन हो रहे हैं प्रॉफिट, उनको क्रेडिट कर दो। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके ऊपर हम जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट है आपका एंशिएंट अकाउंटिंग वाले टॉपिक से महाजनी सिस्टम। महाजनी सिस्टम इज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंडियन अकाउंटिंग मेथड यूज बाय ट्रेडर्स। हमारे एंशिएंट इंडिया में पहले ये सिस्टम चलता था जो व्यापारी लोग यूज करते थे। इट इज असेंशियली अ सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे अभी हम डबल एंट्री यूज करते हैं, पहले सिंगल एंट्री सिस्टम होता था बेटा, जहां पर ट्रांजैक्शन जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते थे इन बुक ऑफ बही खातास। उस बुक का नाम है बही खातास, आपने देखा होगा, रेड कलर की बुक होती है, अभी भी कहीं कहीं आपको कपड़ा मार्केट इन दुकानों पर देखने को मिल सकती है। वर्नाक्युलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में वो उस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते थे। इट्स फीचर इंक्लूड्स, अब ये बहुत सिंपल होता था बेटा, छोटी फैमिली वाले बिजनेस रन करने के लिए उनको बनाना आसान होता था। हाउएवर इट लैक्स द सिस्टमैटिक रिगर्स ऑफ द मॉडर्न डबल एंट्री सिस्टम। फिर भी इसमें आधुनिक डबल एंट्री सिस्टम जैसी खासियत वगैरह नहीं थी। इट डज नॉट इजीली फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इसको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए कि कैसे P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, वो आसान नहीं था। बहुत डिफिकल्टी होती थी पहले एरर फाइंड करने के लिए, इसलिए बाद में इसको अपने रिप्लेस कर दिया मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम से, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हम कंप्लाई कर सके। यूनिट 2 में अकाउंटिंग साइकिल पे आ जाते हैं अपन। देखिए, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज, वो जर्नल में ही करते हैं बेटा अपन। लेजर जो होता है प्रिंसिपल बुक होती है, इसमें सारे अकाउंट को हम अलग अलग सेपरेटली बना के कलेक्शन करके उसको क्लासिफाइड मैनर में लिखते हैं। जर्नल में डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पर लेजर में नेट बैलेंस लिखते हैं हम, जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं, सेल अकाउंट बनाते हैं, सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो लेजर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अलाउ करता है हमको बैलेंस इकट्ठा करके पता लगाने का, और बाद में ट्रायल बैलेंस बनाने में ये हेल्प भी करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। जो मैंने आपको बताया कि लेजर में जो हम बैलेंस निकालते हैं ईयर के एंड में, वो हम ट्रायल बैलेंस में यूज करते हैं, ताकि हमको पता चले कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम टोटल कर सके सारे डेबिट को और उसको इक्वल कर सके क्रेडिट के। बट फिर भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कुछ एरर्स ऐसी होती है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर। ये ट्रायल बैलेंस में होने के बावजूद भी वो मैच हो जाता है, इसलिए ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब आपने मशीन खरीदी फिर भी आपने परचेस को डेबिट कर दिया। ओमिशन मतलब कोई एंट्री लिखना ही भूल गए। और कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि डेबिट में 50 कम लिखे, बाद वाली एंट्री में क्रेडिट में 50 कम लिख दिए, तब भी आपकी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाती है। भले ही दोनों एंट्री में मिस्टेक है अमाउंट की, लेकिन वो क्या हुआ, एक मिस्टेक से दूसरी मिस्टेक कवर हो गई। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस फाइनेंशियल डाटा। इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं फाइनेंशियल डाटा को रखने के लिए। इट ऑफर सिग्निफिकेंट मेरिट्स। कुछ फायदे होते हैं बेटा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, जैसे इसकी स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी मेंटेन होती है,
जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इनमें रिपोर्ट बनाना काफ़ी आसान होता है। अब कुछ डीमेरिट्स है ना इसके, डिसएडवांटेज भी है। सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर, कभी सिस्टम फेल हो सकता है, डाटा लीक हो सकता है, तो उसका रिस्क भी होता है कई बार। आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर की, उसका खर्चा भी आपके ऊपर हो जाता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको टेली के अंदर कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन द प्रोसेस स्टार्ट विद द क्रिएटिंग अ कंपनी वेयर यू डिफाइन द बिजनेस नेम, आपको बिजनेस का नाम, एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना पड़ती है अलग अलग हेड की, पास एंट्रीज थ्रू द वाउचर, वाउचर के थ्रू उस लेजर में एंट्री करना पड़ती है, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट बना देता है, ताकि मैनुअल एरर और टाइम वगैरह बचे आपका। तो ये था कंप्यूटर अकाउंटिंग और टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। आपको ये लॉन्ग में भी याद करके रखना है बेटा, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको लेकर आया हूँ। तो अब बचे लास्ट 5 क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आपने लाइक नहीं करा, कंजूसी मत करो, देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है, तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। पहला है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज एन परमानेंट, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, यूजेज एंड ऑब्सोलेसेंस। देखिए लगातार परमानेंटली जो असेट्स की वैल्यू कम होती जाती है, किसकी वजह से? टूट फूट हो जाने की वजह से, यूज करने की वजह से, या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने की वजह से, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना ये फिक्स असेट्स पे ही लगता है, किसी और पे नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट है ताकि हमको ट्रू प्रॉफिट पता चले, करेक्ट वैल्यू पता चले असेट्स की। इसको सॉल्व करने की दो टेक्निक है बेटा मेनली, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में एक ही अमाउंट जो हम निकाल लेते हैं उसी से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, इसलिए हर साल जो है रिटर्न कम होता जाता है, पहले साल ज़्यादा होता है, फिर जैसे वैल्यू कम होती जाती है असेट्स की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है। दिस मेथड ऑफन प्रिफर्ड फॉर टैक्स पर्पज एंड इट इज बेटर अलाइन विद असेट्स यूजेस। नॉर्मली टैक्स पर्पज के लिए यूज करते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में अगर आप देखोगे तो एक टाइम के बाद आपकी असेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, डेप्रिसिएशन माइनस करते करते करते। पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं होता है। देखिए न्यूमेरिकल तो डेप्रिसिएशन से आ सकते हैं, बट फाइनेंशियल अकाउंट से डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा आपको 100%। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, एक्यूरल कंसेप्ट के हिसाब से, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट अकर्ड बट नॉट येट रिकॉर्ड। कुछ एग्जांपल है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसी एक्सपेंसेस जो हो तो चुकी है ना, बट अभी पे नहीं करी, तो इनको लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम पहले से पे कर चुके हैं पर वो एक्सपेंसेस अभी हुई नहीं है, तो इनको असेट्स में लिखना पड़ता है। देखिए दो दो इफेक्ट होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसेस हो चुकी है। उसका उल्टा होता है प्रीपेड में, प्रीपेड मतलब हम पहले से पे कर चुके हैं, जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो तो उसको रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में जाता है और प्रीपेड हमारी इनकम में जाता है, ये आपको ध्यान रखना, मतलब वो हमारी एसेट्स है। एक्रूड इनकम, इसको इनकम में ऐड कर देते हैं और असेट्स में लिखते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है, मतलब आपने काम कर लिया है अभी पैसे नहीं मिले तो आपकी इनकम मानेंगे, इसलिए उसको असेट्स में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन होता है बेटा, इसको एक्सपेंसेस मान के P&L में लिखते हैं और असेट्स में से माइनस भी करते हैं। इसके अलावा अनअर्नड इनकम भी होती है जो कमाने के पहले ही मिल जाती है हमको, वो लाइबिलिटी होती है। इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट आपको कॉमनली करके जाना है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। इसके बाद BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको आप स्किप कर सकते हो, अभी मैं समझा देता हूँ बस। खाली BRS जो होता है वो आपकी जो बैंक की पासबुक होती है, जो बिजनेसमैन के पास कैश बुक होती है, उनमें जो डिफरेंसेस आते हैं उसको टैली करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि जो हमारी कैश बुक है उसका बैलेंस हमारे बैंक की पासबुक से टैली हो सके, वो मेन है। यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग, इसे थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ब्रांच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड टू ट्रैक द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ज्योग्राफिकली सेपरेट ब्रांचेस ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो उनकी अलग अलग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं। ब्रांचेस आर टिपिकली क्लासिफाइड एज
डिपेंडेंट, देखो इसमें दो टाइप है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होती है? जो हेड ऑफिस के कंट्रोल में आती है, जो सिर्फ सामान बेच रही है पर पूरा कंट्रोल हेड ऑफिस के पास है। और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? जो अपने अकाउंट भी खुद बनाते हैं, बाइंग सेलिंग भी खुद ही करते हैं। फॉर डिपेंडेंट ब्रांच द हेड ऑफिस कीप द रिकॉर्ड। अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो पूरे इनके रिकॉर्ड जो है वो हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, जैसे डेटर सिस्टम क्या है, स्टॉक क्या है, वो सब चीज़ें। इनका मेन गोल क्या होता है कि कैलकुलेट कर सके प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांच, पता कर सके कि इतनी सारी ब्रांचेज है तो कहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर हमको लॉस हो रहा है, ताकि फिर हम उसको और अच्छे से मैनेज कर सके, ऑपरेशन है वहाँ के एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सके, ताकि प्रॉफिट हो। आप देखते हो ना कि बहुत सारी शॉप्स होती है जिनकी अलग अलग ब्रांचेज होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अपना स्वीट्स इंदौर में फेमस है स्वीट्स की दुकान, तो यहाँ पे अलग अलग दुकानें होती है जहाँ पर क्या होता है कि उनके अलग अलग ब्रांचेस भी है ना, भले ऑनर एक हो पर ब्रांचेस क्या है बहुत सारी अलग अलग है। तो ये भी देखना पड़ता है कि इस ब्रांच पे ज़्यादा कस्टमर आते हैं, कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ताकि फिर वहाँ पे स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। और लास्ट टॉपिक है हमारा रॉयल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी भी आ सकती है। देखिए न्यूमेरिकल के लिए ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, अगर आपने कुछ और नहीं पढ़ा है तो ये तीन तो कर ही लेना अच्छे से। और जर्नल एंट्री आपको आती है पहले से ही। रॉयल्टी अकाउंट इज एन पेमेंट मेड बाय वन पार्टी, जिसको बोलते हैं लीजी, टू अनदर लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी क्या होता है? तो एक ऐसा पेमेंट होता है जो लीजी पे करता है, किसको पे करता है? लैंड ऑनर को पे करता है। किसके लिए पे करता है? राइट टू यूज एन असेट्स, ताकि जो उसके असेट्स यूज कर रहे हैं, तो माइन खदाने या उसका पेटेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन आउटपुट और सेल। देखो अगर माइन है तो जो आप कोल वगैरह निकालोगे, जो आउटपुट निकालोगे या गोल्ड निकालोगे, उसके ऊपर बेस्ड होगा। और सेल, पेटेंट वगैरह कितना सामान बेच रहे हो उसके ऊपर होता है रॉयल्टी। देखिए रेंट नॉर्मली फिक्स्ड होता है, पर रॉयल्टी फिक्स्ड नहीं होती है, डिपेंड करता है आउटपुट वगैरह पे। अब दो कंसेप्ट है इसमें, शॉर्ट वर्किंग, मेन कंसेप्ट ये ध्यान रखो पहले। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट गारंटी टू द लैंडलॉर्ड। अपन ने लैंडलॉर्ड को बोला मिनिमम आपको इतना रेंट तो हम देंगे ही देंगे, और रॉयल्टी की अमाउंट उससे भी कम आई है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। द लीजी कैन ऑफन रिकप दिस शॉर्ट वर्किंग फ्रॉम फ्यूचर सरप्लस रॉयल्टी। सरप्लस कब होता है बेटा? जब उल्टा हो जाए, रॉयल्टी की अमाउंट ज्यादा हो जाए और रेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको सरप्लस बोलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग रॉयल्टी एज एन एक्सपेंसेस फॉर लीजी। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो रॉयल्टी को लीजी के लिए एक्सपेंसेस मानते हैं और लैंडलॉर्ड के लिए इनकम मानते हैं, विद स्पेसिफिक लेजर एंट्री फॉर शॉर्ट वर्किंग रिकवरी और लॉस ट्रांसफर। और इसके लिए आपको लेजर में पोस्टिंग भी करना पड़ती है कि शॉर्ट एंट्री रिकवर हुई है, आपकी शॉर्ट वर्किंग थी वो, या फिर आपको लॉस हुआ है तो उसको ट्रांसफर भी करना पड़ता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी थी, मैंने आपको बोला भी था कि बीबीए वाले बच्चों की एक न्यूमेरिकल वीडियो डली हुई है, आप देख लेना, उसमें पूरा रॉयल्टी अकाउंट बनाने का मैंने सिखाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हो, बेटा सुबह 9 बजे पेपर है, अभी भी टाइम है, एक बार वो वीडियो देख लो। इसके लास्ट में बस जैसे ही वीडियो खत्म हो रही है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 वीडियो दिखेगी, उसमें आपको बीबीए वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें न्यूमेरिकल है। ठीक है गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।